बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे आलू फसल में लगने वाले कीट और उसके नियंत्रण के बारे में, और साथ ही साथ नगद व्यवसाय अगर पशु का करना चाहें तो वो कौन सा होगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सिंह। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, पोषण वाटिका लगाने में रखे भूमि, मौसम और फसल चक्र का ख्याल, कोहड़ा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद CO1। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में रबी फसलों की खरीदारी के लिए बुआई से पहले ही केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इसमें गेहूं के 1975 रुपए को बढ़ाकर 2015 रुपए, जौ की कीमत 1600 रुपए से बढ़ाकर 1635 रुपए, चना 5100 रुपए से बढ़ाकर 5230 रुपए, मसूर दाल की कीमत 5100 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए, सरसों 4650 रुपए से बढ़ाकर 5050 रुपए और कुसुम फूल की कीमत 5327 से बढ़ाकर 5441 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बीते दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में चावल उत्पादन पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस से डॉक्टर संजय कुमार कटियार, डॉक्टर रेशमी आर दास और मनीष कुमार शामिल थे। अपने व्याख्यान में डॉक्टर संजय कुमार कटियार ने कहा कि किसानों की मांग और बाजार के आधार पर धान फसल में सुधार कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। किसान भाइयों, आपके घर के पास ही खाली जमीन है तो उससे पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए पोषण वाटिका यानी किचन गार्डन तैयार करें। पोषण वाटिका के लिए भूमि का प्रकार और मौसम को ध्यान में रखकर फसलों का चुनाव करें, साथ ही फसल चक्र का भी ध्यान रखें। किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी बात है। आप पोषक वाटिका से आपको लाभ लेना है तो इसके लिए सबसे पहले आप वैज्ञानिक तरीके से आप जमीन का जो है विभाग मतलब बांट लीजिए और उसको डिफरेंट ब्लॉक में बनाइए और किस सीजन में किस ऋतु में कौन कौन से फल हैं उसके फसल चक्र को अपनाइए, क्योंकि वो ज़रूरी है। अदर नहीं तो फिर आपका जो है उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। फसल चक्र अपनाइए और जैसे 3 है, एक रबी है, खरीफ है और ये जायद है, तो उसके लिए कौन कौन सी क्रॉप होंगी, क्रॉप जो रोटेशन से हैं उसको अपनाइए, फसल चक्र अपनाइए, फसल पद्धति अपनाइए। तो उसमें आपके जो किचन गार्डन है उस या जो पोषक वाटिका है उसका जो है आपकी उत्पादकता और उर्वरकता बरकरार रहेगी और आगे ये मतलब निरंतर चलते रहेगा। लत्तेदार सब्जी फसल कोहड़ा की आगाद खेती के लिए जनवरी तक फसल लगाई जा सकती है। किसान भाई कोहड़ा की आगाद खेती से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी लगाए। कोहड़ा की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए। थाला बनाकर बीज बोए, प्रति थाला 3 से 5 बीज बोए। इनमें कतारों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। कोहड़ा के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी लगाए। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान वनोत्पाद के रूप में लाह की खेती करते हैं वे टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण लेक शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। आइए जानते हैं टमाटर फसल में फल छेदक कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक उपाय के बारे में।
टमाटर के पौधों में जब फूल निकल आए तो प्रति हेक्टेयर की दर से 1 लाख ट्राइकोग्रामा किलोनिस या ट्राइकोग्रामा ब्राजीलियनसिस खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। टमाटर फसल में फलछेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस है। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। वहीं देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस है। धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। भाइयों, आपके खेतों में आलू की जो है फसल लगी हुई है और उसमें अब आपको ध्यान रखना है कि कीट ना लगे और कीट को पहचानना भी ज़रूरी है। अगर आप कीट को पहचानेंगे तभी तो उसका नियंत्रण कर पाएंगे। तो चलिए अपने विशेषज्ञ के पास लिए चलते हैं कि आलू फसल में लगने वाले कीट और उसके नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आलू फसल में लगने वाले कीट एवं उसके नियंत्रण के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है आलू फसल में लगने वाले कीट, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आलू फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और इसका नियंत्रण हमारे किसान भाई कैसे करेंगे। इसी में हम लोग देखते हैं अगर आलू के बारे में, तो आलू एक ऐसा फसल है जिसको झारखंड में खरीफ और रबी दोनों मौसम में इसकी खेती की जाती है। लेकिन अगर रबी मौसम की बात करें तो ये बहुतायत मात्रा में इसकी खेती होती है। और आलू जो है प्रत्येक किसान अपने खाने के लिए हो या बिक्री के लिए हो वो करते ही करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में क्या है कि अगर आलू की खेती अगर कर रहे हैं तो उसमें कीट व्याधि से उनकी फसल को काफ़ी क्षति होती है। तो निश्चित रूप से अगर किसान भाई अपनी फसल को अगर कीटों से अगर बचा लेते हैं तो उनका जो है फसल का उत्पादन भी बढ़ जाता है और अच्छा मूल्य भी उनको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण कीट है उसके बारे में जानना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कीट आते हैं। जैसा आपने बताया, तो इसमें जो मुख्य कीट है हम लोग देखते हैं कि आलू का एक कटुआ कीट आता है जो इसका तना को जो है काट देता है। इसके बाद एक हड्डा बिटिल कीट आता है जिसको हम लोग जो है एपिलखना बिटिल भी बोलते हैं। ये जो है काफ़ी इसके पत्ते को क्षति करता है, ये कीट है। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि एफिड जो है ये रस चूसने वाला जो कीट है वो आता है। सफ़ेद मक्खी जो है वो लगता है। कंद को जो है खाने वाला जो कीट होता है कि इसका जब ट्यूबर बन जाते हैं, कंद बन जाते हैं, तो उसको बोर करके ये नुकसान करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आलू का फसल में जो है ये तमाम तरह के कीटों से काफ़ी जो है उत्पादन में नुकसान होता है और इसका आक्रमण इसमें ज़्यादातर होते रहता है। तो इनके शुरुआती लक्षण कैसे हैं, कैसे हमारे किसान भाई पहचानेंगे कि उनके फसलों में कीट का प्रकोप हो चुका है या शुरुआत हो रहा है। देखिए, ये पौधे को देखने से पता चलता है। जब भी आप जो है पौधे के पास जाएंगे तो उसमें कीट का जो है आक्रमण हुआ है या रोग हुआ है वो देखने से उसमें पता चल जाता है कि उसका खाया हुआ रहेगा, पत्ता को काटा हुआ रहेगा, पत्ता सिकुड़ा हुआ रहेगा, इस तरह से जो है वो श्रिंक होता है, मुड़ जाता है, वो रहेगा और पौधे का अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो वो देखने के बाद जब भी आप डायग्नोस करेंगे, उसको पहचानेंगे, तो वो आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। अब रहा बात कि हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इधर जो है हमारे जो झारखंड क्षेत्र है इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वायरस का आक्रमण यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो वायरस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पत्ता जो है जो लोग भी आलू काट करके लगाते हैं, यहाँ क्या होता है कि आलू बहुत छोटा साइज को लगाने के लिए जो है यहाँ बीज को के रूप में चयन किया जाता है। लेकिन वैसा नहीं है, लगभग जो है हम लोग देखते हैं कि 20 से 25 ग्राम सीड साइज होना चाहिए। और बीज को अगर आप उपचार कर लेते हैं तो बीज उपचार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसान भाई अगर लगा लिए हो तो ठीक है, अगर नहीं लगाए हो तो वो भी आपको कीट रोग बीमारी से बचा सकता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि 100 ml जो है गाचो है और उसमें जो है मोन्सरीन एक दवा आती है जो है बायर कंपनी की, इसको 250 ml लगभग 2.5 लीटर पानी में घोल करके
और 1 एकड़ का जो आलू का बीज है उसको अगर हम लोग उस पर स्प्रे कर देते हैं और उसको बढ़िया ढंग से मिला लेते हैं तो उसमें तमाम तरह के जो रोग और बीमारी आते हैं, कीट लगते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो एक बीज उपचार अगर किसान भाई कर लिए हो तो बहुत बढ़िया है। जो आलू जो लग गया है, अब लगने के बाद हम लोग देखें जैसा जो आलू काट करके लगाते हैं उसमें वायरस लगता है और वायरस का मुख्य वेक्टर है वो है सफ़ेद मक्खी और आपका जो है वो एफिड, जिसको माहू कीट बोलते हैं। ये दोनों जो है रस चूस करके और इसको जो है क्या करता है कि बीमार ग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे में पहुंचा देता है। तो इसकी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इस क्षेत्र में आक्रमण देखा जाता है। तो वैसे जो स्थान है जहाँ से संक्रमित बीज जो है अगर पहले रहता है तो वो बीज से माध्यम से आपके मुख्य खेत में चला आता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है वैसी परिस्थिति में हम लोग पहचाने कि जो बीज है वो आपका वैसे जगह से लेना है जहाँ पर जो है वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ताकि उसमें जो है पहले से कोई रोग बीमारी ना हो। और उसके बाद यह बीमारी अगर आ जाता है तो इक्का दुक्का खेत में तो उसको पहले हम लोग उखाड़ करके और उसके बाद जो है उसको खेत से बाहर एक गड्ढे करते हैं और गड्ढे में उसको दबा देते हैं ताकि यह बीमारी जो है वो फैले नहीं। और कीट जो है, चूँकि मैंने जैसे बताया कि रस चूसक कीट है, उसके माध्यम से ये बीमारी फैलता है। तो रस चूसक कीट जो है वो बहुत तरह के जो है इसमें रस चूसते हैं। तो हम लोग अगर शुरुआती स्तर पर देखें तो रस चूसने वाले के लिए जो है नीम बेस्ड जो तेल है, जैसे नीम से का उत्पाद है, उसको अगर व्यवहार करें, चाहे आपके पास नीम है, करंज है, तो अगर उसका 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करते हैं तो कुछ हद तक रस चूसने वाले कीटों को हम नियंत्रण कर सकते हैं। या हम लोग जो है यहाँ पर अपने उत्पाद है कि 10 परनी वगैरह बनाते हैं, तो उसको जो है वैसे 10 पत्ते जिसको जानवर जो है नहीं खाते हों उसको गोमूत्र में 5 भाग गोमूत्र ले करके डिकम्पोज कर लिए और उसका 15 दिनों के अंतराल पे छिड़काव करते रहे, तो उससे भी जो है हम अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं, बचा सकते हैं। या बाज़ार में जो है इमिडाक्लोरोपीड है, एसिडामिप्रिड है, ये सब जो दवा आती है, इसका जो है अगर 2 लीटर पानी में जो है 1 ml दवा घोल बना के अगर इसका छिड़काव करें तो हम रस चूसने वाले कीटों को नियंत्रण करके ये वायरस जो बीमारी सबसे ज़्यादा ये झारखंड क्षेत्र में नुकसान पहुंचाती है उसको हम बचा सकते हैं और अपनी फसल को जो है सुरक्षा दे सकते हैं। कि इसके अलावा जो है जो मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि इसके कंद में, जैसे मान लीजिए कि आलू तो बैठ जाता है लेकिन उसके कंद में जो है वो ट्यूबर को बोर कर देता है, छेद कर देता है और उसके बाद जो है वो उसकी गुणवत्ता काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में जो है किसान भाई को ये भी देखना है कि हम लोग जब भी आलू को अगर मान लीजिए कि जो बोर हो रहा है तो उसके लिए जो है उस ढंग से मिट्टी में बहुत सारे जो है अगर हम लोग बताएं कि करंज खल्ली का अगर व्यवहार करते हैं या अगर आपके पास जो है जो रिकमेंड बहुत सारा जो है मेट्रोलेजियम एनोसोपोलिया जो है एक फंगस है, उसको अगर कंपोस्ट खाद में मिला करके अगर उसके बाद उसको देते हैं तो मिट्टी से जो मौजूद उसमें कीट है उसको नियंत्रण कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर ग्रब का समस्या है, जो आलू छेद हो रहा है, तो किसान भाई उसका जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए किसान भाई के पास आलू मैच्योर हो गया, तो जब मैच्योर जब हो जाता है पूरा तरह से तो उस समय जो है इसमें देखते हैं कि लोग इसको जो है कच्चा आलू जब पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं रहता है उसी समय उसको उठा लेते हैं। तो उसको क्या करना है कि आप जो है जा कर के प्लॉट के पास जाइए और प्लॉट के पास जो है प्रत्येक आलू का पौधा जो उसका मैच्योरिटी का दिन है वो अगर अवधि पूरा कर लेता है तो उसको प्रत्येक पौधा को खींच लीजिए, उखाड़ लीजिए और लगभग 10 से 15 दिन वहीं पर छोड़ दीजिए। तो वो क्या होगा कि उसका छिलका जो है पूर्ण रूप से कड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और उसके बाद जो है फिर उसको हम लोग जो है उखाड़ करके क्या करते हैं कि जब रखते हैं, भंडारण करते हैं, तो वो चीज़ है कि उसमें एक ट्यूबर मॉथ एक कीट आता है, उसका आक्रमण होता है, ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है मान लीजिए। तो इसके लिए 1 से 4 डिग्री अगर तापमान पे अगर इसका भंडारण किया जाए तो ये कीट का आक्रमण जो है वो नहीं होता है। तो हमको देखना है कि बहुत सही सी वैरायटी भी है जो इस क्षेत्र के लिए, उसमें कीपिंग क्वालिटी जो रखने की क्षमता है थोड़ा कम होता है। तो वैसे किस्मों का अगर चयन करके अगर लगाए जिसमें जो है लंबी अवधि का भंडारण क्षमता है और अगर आलू को अगर ट्रीटमेंट करना है, तो अगर मान लीजिए सफ़ेद मौत होता है तो हम लोग घर वगैरह में बोलते हैं कि 20% जो है नमक के घोल में इसको आप डिप कर दीजिए। तो नमक का घोल में अगर आप इसको 10 मिनट तक आलू को जो है वो डाल करके फिर निकाल करके रखेंगे तो ये ट्यूबर मॉथ का जो अंडे हैं वो आपका ख़राब हो जाते हैं
और उसके बाद जो है ये कीट का आक्रमण नहीं होता है और आपका फसल जो है वो बच जाता है। तो ये भी किसान भाई को ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई जोहार। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। किसान भाइयों, आप खेती बाड़ी करते हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन आपको नगद व्यवसाय का रूप देता है, क्योंकि आप जब चाहें उससे नगद ले सकते हैं। फसल में वक्त लगता है, लेकिन इसमें वक्त नहीं लगता। और ख़ास करके अगर आपने बकरी और भेड़ पालन किया है तो काफ़ी ये मुनाफा दे सकता है। तो अगर वैसे किसान भाई बहन जो सोच रहे हैं कि इस व्यवसाय को करें, तो ये जानकारी खासकर उनके लिए है। आइए ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम जानेंगे कि भेड़ बकरी पालन करने वाले किसानों के लिए कैसे लाभकारी होगा। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे हैं भरत महतो जी। झारखंड के किसान की अगर बात करें तो बहुत छोटे छोटे और मंझोले टाइप के किसान हैं, उनको भेड़ बकरी पालन करने का अगर शौक होता है तो कैसे करें और यह कितना लाभदायक है? जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड का प्रदेश हर तरह से जंगल, पठार और छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है। हर गांव के आसपास में कुछ इस तरह से जंगल या छोटे छोटे पहाड़, पठार मौजूद हैं, जहां पर जो चरने वाले, जिसके हम लोग भेड़ बकरियों की बात कर रहे थे, उन सबों के लिए सालों भर चराने के लिए जगह उपलब्ध रहता है। तो यही कारण है जो कि यहाँ के जो व्यवसाय, यहाँ के जो किसान भाई हैं, इन सबों को जो लाभकारी, इस व्यवसाय को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में हम लोग जो मान रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा माने महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे कि ये व्यवसाय हमारा एक लाभकारी बन रहा है और दिनों दिन ये किसानों के लिए और ही एक उद्योग का ज़्यादा भी लेते जा रहा है। किसान भाइयों का ध्यान भी इस पर और अधिक आ रहा है। तो इसको लाभकारी क्यों है, इस पर अगर हम बात करें तो कई बिंदुओं पर इसको हम लोग अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। पहली तो बात है कि इन सब जानवरों को हम अगर इंटेंसिव फार्मिंग जिसको कहते हैं, पूरी तरह से अगर फार्म में हम लोग पालते हैं तो इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो लागत है प्रोडक्शन में, ये काफ़ी बढ़ जाता है और इनके स्वास्थ्य पर भी उतना वांछित लाभ नहीं मिल पाता, स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण इनके जो नस्लीय क्षमता के अनुसार जितने वांछित लाभ चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो पहला, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, किसान भाइयों को भी ये अच्छी तरह से विदित है कि पशुपालन के क्षेत्र में जो व्यवसाय है, इसमें कुल लागत का करीब 60 से 70% भाग जो है ये हमारे आहार सामग्रियों को जुटाने में खर्च हो जाता है और बाकी 30% भाग में ही कहें तो आप लेबर या दूसरे जो ट्रीटमेंट हैं, वैक्सीन है, इन सबों को हम लोग कवर कर जाते हैं। तो रही बात किसान भाइयों जो बकरी पालन या भेड़ पालन की जो हम लोग बात कर रहे थे, इसमें झारखंड के क्षेत्रों में, अधिकतर क्षेत्रों में, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहें तो चराने की भरपूर सुविधा होने के कारण पहला क्या होता है कि किसान भाइयों को खिलाने में किसी तरह की लागत नहीं लगती है, तो ये उत्पादन खर्च इनकी काफ़ी नीचे आ जाती है। और दिन भर जब ये 4-5 घंटे 6 घंटे जब हम इनको चरा लेते हैं तो इनका जो हैबिट है, इनकी जो आदत है चरने की, एक्चुअली ये ब्राउजिंग हैबिट करते हैं, किसी को टूंग के अलग अलग तरह से चुन के खाने की इनकी आदत रहती है और ये आदत इनका नेचर है, इनका जो स्वभाव है, इनका जो प्रजाति है, उसका स्वभाव में ये। तो वास्तविक यानी यह है कि इनको स्वाभाविक रूप से जब हम रहने के लिए देते हैं तो इनके बॉडी में एक तरह की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, एक्सरसाइज भी होती है, जिससे इनकी बढ़ोतरी दर बहुत अच्छी रहती है, इनकी प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी रहती है, इनके जो एक के बाद दूसरे बच्चा देने की जो दूरी होती है, समय जो अंतराल होता है, वो बहुत कम रह जाता है, तो जिससे किसान को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। साथ साथ ये रहता है कि जो इनका बच्चा देने की यहाँ की जो नस्लें हैं, जैसे हम लोग ब्लैक बंगाल नस्ल की जो बार बार बात करते हैं कि झारखंड या फिर जो पूरे पश्चिमी भारत की बात, यानी पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक बंगाल मांस के लिए बहुत ही प्रचलित प्रजाति है, तो उनको रखने में मांस तो आसानी से बीस ही जाता है, आसपास में बहुत ही अच्छा एक बाज़ार उपलब्ध है सालों भर इनको। साथ साथ इनके एक साथ में 2 बच्चे देने की जो क्षमता है, ये काफ़ी सराहनीय होता है, क्योंकि एक बार में ये 2 बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे अगर 3-4 किडिंग्स भी मिल जाते हैं तो इनको आसानी से मेमने, काफ़ी अच्छे संख्या में मेमने प्राप्त हो जाते हैं और ये अपने बिजनेस को कम समय पे एक बड़ा रूप दे सकते हैं। साथ साथ जो दूसरे खेती बाड़ी के काम के साथ साथ भी ये बकरी पालन को अपनाने में काफ़ी देख रेख की कम ज़रूरत होने के कारण खेती बाड़ी के साथ साथ भी इसको आसानी से अपनाया जा सकता है। रोग बीमारी भी दूसरे पशुओं की अपेक्षा इसमें काफ़ी कम लगता है और जो थोड़े बहुत जो रोग महामारी के रूप में आते हैं, जिसमें मृत्यु दर अधिक होती है, उनको हम एक सब नियमित टीकाकरण के द्वारा आसानी से नियंत्रित उसको हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर नस्लों की बात करें तो झारखंड प्रदेश में कौन से नस्ल भेड़ के हैं और कौन से बकरी के हैं जिसका कि उत्पादन करेंगे तो मांस के लिए या बच्चे के लिए अधिक उत्पादन मिलेगा?
जी किसान भाइयों, यहाँ पर जैसे हम बकरी पालन की बात करते हैं, भेड़ पालन का थोड़ा सा रुझान कम है, उसको एक उद्योग दर्जा देने में अभी थोड़ी परेशानी इस कारण हो रही है कि उसके मांस की जो मांग है बाज़ारों में वो दिनों दिन काफ़ी घटती जा रही है। लेकिन बकरी पालन की जो है उसकी जो मांग है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे नस्ली की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो यहाँ के झारखंड के अनुसार में जो नस्ल है, जैसे ब्लैक बंगाल जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, इसके 3 कलर आते हैं, जैसे सफ़ेद, लाल टाइप के जो भूरा रंग के होते हैं, और दूसरा ब्लैक कलर। तो इसका जो ब्लैक कलर है ये मोस्ट डोमिनेंट कलर में आता है। इसके अलावा जो ब्राउन कलर है वो आते हैं, सफ़ेद कलर भी। तीनों कलर में हालांकि जो उनकी नस्ली क्षमता है एक ही तरह से है, पर यहाँ के लोगों में काले रंग की बकरियों का जो क्रेज़ है, उसकी बाज़ार जो है वो अधिक है। इसी कारण यहाँ जो व्यवसायीकरण रूप से पाल रहे हैं उन सबों को हम ये सलाह देते हैं कि जो किसान भाइयों यहाँ बकरी को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर पहला अपना जो उनका चॉइस है वो ब्लैक बंगाल पर ही जाएं। और ब्लैक बंगाल में कई ऐसे गुण हैं जिनको आप यहाँ के जो जलवायु है, पठार क्षेत्र है, यहाँ के जो खान पान के आदतें हैं, यहाँ के जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे पत्ते जो पाए जाते हैं, उन सबों को ये बहुत आसानी से खाते हैं और अपने जो शरीर का बढ़ोतरी दर है उसको ये मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ आप जैसे ये उड़ीसा में एक ये है ब्रीड है जैसे गंजाम की, उस गंजाम को भी अपना सकते हैं। मालाबारी है या अभी आप गंजाम के अलावे जो बड़े नस्ल जो लंबे आकार के होते हैं, जिनका कान थोड़ा सा लंबा झुका हुआ रहता है, उन सबों को भी आप अपना सकते हैं, जैसे जमुनापारी, सिरोही, बारबरी, बीटल। इन सबों में थोड़ी देख रेख की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, अतिरिक्त देख रेख की ज़रूरत होती है। इसी कारण किसान भाई जो अलग से थोड़ी फार्म बनाना चाहते हैं और देख रेख की सुविधा उनके पास है और सप्लीमेंट्री फीडिंग दे सकते हैं, तो वे इन नस्लों की ओर भी अपना ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं या चाहे किसी भी धर्म पे हो, उन सबों में कभी कभी इन सबों का एक बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। इनके थोड़े से बकरे जो होते हैं आकर्षक होते हैं, तो ये अधिक दाम में बेच सकते हैं। कुछ खास जो अवसर होते हैं उन सबों में अच्छे दाम कमा सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह से सामंजस्य बैठा के अगर करें तो किसान भाइयों को बकरी पालन पे अधिक मुनाफा होने की संभावना रहता है। तो जो किसान भाई अगर शुरुआती दौर में करना चाहते हैं उनके लिए कितनी लागत लगेगी और कितना ज़मीन चाहिए, मोटा मोटी बता दिया जाए। हाँ किसान भाइयों, इसमें जो एक्सटेंसिव जैसे गांव में चराने वगैरह की अगर सुविधा है उस स्थिति में तो आप शुरुआत करें कम से कम। अगर व्यवसायिक रूप से आप करना चाहते हैं तब जहाँ तो चराने की जगह नहीं हो। जी किसान भाइयों, इसमें अगर शहरी व्यवस्था करना चाहते हैं तो अगर आप 10-20 बकरियों का अगर आप झुंड तैयार करते हैं तो उसमें करीब वही 4 से 5 लाख की लागत आती है और इतने में आपके शेड और बकरी खरीद वगैरह की व्यवस्था हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने बकरी और भेड़ पालन के बारे में कितनी अच्छी बातें बताई कि अगर नस्ल आपका बढ़िया होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा और इससे ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा किसान भाई बहन कि बकरी और भेड़ का अगर व्यवसाय आप करते हैं तो आपको काफ़ी मुनाफा भी होगा और कृषि कार्य में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कागज़ और कलम उठाइए, लिख डालिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। आज के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।